हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडमिक को जल्द से जल्द हरा सकें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम 12th क्लास की वीडियो सीरीज इकोनॉमिक्स के लिए लेके आ रहे हैं। उसमें जब टर्म 1 में जो दूसरा टॉपिक है, दैट इज गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग, हम 5 वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं, जिससे आपका वो यूनिट भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में आज हम करेंगे मीनिंग, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले इसका मीनिंग, गवर्नमेंट बजट क्या है? जस्ट एक स्टेटमेंट है आने वाले ईयर्स के लिए। जो आने वाला एक फाइनेंशियल ईयर है, उसकी एक प्लानिंग की जाती है कि कितना खर्चा कहाँ किया जाएगा और कहाँ से कितनी इनकम आएगी। ये सारी एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर का जो एक ब्यौरा है, जो स्टेटमेंट है, उसी को हम गवर्नमेंट बजट कह देते हैं। जैसे हम अपने घर के लिए बजट बना के चलते हैं कि आने वाले समय में इतना हम फ्यूल पे खर्च करेंगे, इतना स्टडी पे खर्च करेंगे, इतना ग्रोसरी पे होगा, इतना कपड़ों पे होगा। तो ये सारा इसी तरह गवर्नमेंट को भी पूरे कंट्री का एक बजट बना के चलना होता है कि उसको इनकम कहाँ कहाँ से आएगी और वो इनकम वो कहाँ कहाँ पे खर्च करेगी। विदाउट प्लानिंग ये पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े कंट्री को चलाना संभव हो सके। तो गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट फॉर forthcoming annual financial years to estimate the receipts and expenditure. Types of budget, ये 3 तरह से है। बैलेंस बजट, जहां गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल होती है, जितना इनकम आएगा उतना ही गवर्नमेंट खर्चा करेगी। दूसरा है सरप्लस, जैसे हम सोचते हैं कि थोड़ा सेविंग कर लें, जितनी इनकम होती है उतना ही खर्च नहीं करना चाहते, कुछ बचा लेते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट भी सोच सकती है कि जितनी इनकम है उससे कम खर्च किया जाए। तो ये होता है सरप्लस बजट, जहां इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। तीसरा है डेफिसिट बजट, घाटे का बजट, जहां एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और इनकम कम होती है। तो अजीब लगता है कि जहां इनकम कम है तो ज्यादा खर्चा कहाँ से करेगी, तो इसको घाटे का बजट कहते हैं। खासकर जो प्रोग्रेसिव कंट्री हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, इंडिया जैसे कंट्री है, वहाँ क्या होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे बहुत सारा खर्च हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो टैक्स बेस है या इनकम बेस है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए ऐसे कंट्री जहाँ अभी डेवलपिंग, जिनको डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, ऐसे कंट्री वो ज़्यादातर डेफिसिट बजट ही बनाते हैं, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अभी जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी, टैक्स भी ज़्यादा कलेक्ट कर सकेगी, तो तब पॉसिबल है कि वो बैलेंस या सरप्लस बजट बना सके। तो ये इनको और आगे डिटेल में भी आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि इनका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है कंट्री की प्रोग्रेस पे, ग्रोथ पे। तो इसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बैलेंस बजट का क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सरप्लस बजट के क्या बेनिफिट क्या नुकसान है, डेफिसिट के क्या बेनिफिट या क्या नुकसान है। अभी के लिए 3 टाइप्स के बजट हो सकते हैं: बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। अब बात करते हैं हम वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आर। पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। नॉर्मली क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट करना चाहता है जहां उसको प्रॉफिट ज्यादा है। इससे क्या होता है, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कुछ सेक्टर में ही कंसंट्रेट होने लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आईटी सेक्टर में प्रॉफिट ज्यादा है तो सभी आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, बाकी जो दूसरे सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, आईटी सेक्टर पे इंटरेस्ट जो टैक्स है वो बढ़ा देगी और दूसरी साइड जो दूसरे सेक्टर है उन पे टैक्स कम कर देगी,
जिससे क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हो सके। कई बार होता है जो सोशल यूटिलिटी की गुड्स होती हैं, जो सोशल वेलफेयर के लिए गुड्स होती है, फॉर एग्जांपल विस्की या सिगरेट है, ये नुकसानदायक है सोसाइटी के लिए। इनको अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो क्या होगा, सोसाइटी पे इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट ऐसे ही गुड्स पे टैक्स बढ़ा देती है। दूसरी साइड जैसे एलपीजी गैस है या ऐसी कुछ चीजें हैं जो जरूरी हैं, लोगों के बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं, तो उन पे सब्सिडी बढ़ा देगी। तो इसके लिए भी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के करने के लिए ऐसे सेक्टर्स पे गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाती है जो सोसाइटी के लिए नेगेटिव है, या जहां ज्यादा प्रॉफिट है और लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ऐसे सेक्टर्स जिसपे प्रॉफिट कम है और सोसाइटी के लिए जरूरी भी है, तो उन पे टैक्स कम कर देगी और सब्सिडी बढ़ा देगी। इस तरीके से रीएलोकेट करके भी रिसोर्सेज को गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करती है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, जैसे जैसे इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है तो इनकम की इनइक्वालिटीज बढ़ जाती है। कुछ लोग इनकम का एक बड़ा हिस्सा रिसीव करते हैं और कुछ लोगों को इनकम का छोटा हिस्सा रिसीव होता है। तो ऐसे में हाई इनकम ग्रुप पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है और लोअर इनकम ग्रुप को टैक्स में जो है छूट दे दी जाती है या टैक्स कम लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 to 5% है, उसके बाद 20% है। अभी नई स्लैब्स भी आ गई हैं, तो उनका सीधा सीधा अभी जो नई स्लैब्स है उसमें भी यही देखा गया है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स स्लैब भी बढ़ रही है। उसका सीधा एक ही मतलब है, ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स, कम इनकम पर कम टैक्स, जिससे कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को कंट्रोल किया जा सके या कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिजनेस साइकिल होता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी होती है, फिर बूम आता है, फिर रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम। तो इस तरीके से इकोनॉमी ऊपर नीचे चलती है, कभी भी फ्लैट सीधा नहीं चलती। तो जब बूम आता है तो बहुत इन्वेस्टमेंट होने लगती है, हर आदमी इन्वेस्टमेंट करने लगता है, जिससे क्या होता है, ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है। प्रोडक्शन ज्यादा हो जाने से कीमतें कम होने लगती हैं और कीमतें कम होने से रिसेशन आना शुरू हो जाता है, उद्योग बंद होने लगते हैं, फिर डिप्रेशन आ जाता है, बेरोजगारी फैलने लगती है। फिर जब गवर्नमेंट कुछ इन्फ्यूज करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो फिर रिकवरी होने लगती है। तो ये बिजनेस साइकिल इकोनॉमी के लिए बड़े डेंजरस रहते हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इससे जहां तो इन्फ्लेशन होगी, जहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बजट में हमेशा अपना ट्राई करती है कि वो बूम में टैक्स बढ़ा के कंट्रोल करने की कोशिश करे, या जब डिप्रेशन चल रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ा के नई इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज करके रिकवरी कर सके, ताकि इकोनॉमी को फिर स्टेबल किया जा सके। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बूम में भी जरूरी है और डिप्रेशन में भी। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट का यूज करती है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑफ एंड गुड्स, बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जैसे रेलवे है, एयर इंडिया है, भेल है, एनबीसीसी है, बहुत सारे उद्योग हैं जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। इनका मैनेजमेंट, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना आउटपुट होगा, किस सेक्टर को इसका सप्लाई करना है, कौन से कंट्री को सप्लाई करना है, उनकी प्राइसेस क्या होंगी, ये सारे बजट में डिसाइड किए जाते हैं, उनके इनकम और उनके एक्सपेंडिचर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। दूसरा पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, जैसे ये रेलवे, रोड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस, ये भी एक तरह की गुड्स हैं जो गवर्नमेंट को आम लोगों को प्रोवाइड करानी है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके बेसिक नीड्स के लिए, या जैसे साफ पानी पीने लायक पोर्टेबल वाटर, ये भी सभी चीजें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है। तो इनकी प्रोविजन कहाँ की जाएगी, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है लोगों को। इसके लिए गवर्नमेंट अपने बजट में प्रोविजन करती है।
बजट में रखा जाता है कितना हेल्थ पे खर्च किया जाएगा, कितना एजुकेशन पे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कितना ट्रांसपोर्ट पे। तो ये चीजें गवर्नमेंट बजट में ही डिसाइड की जाती हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो आपको जानती हैं कि देश को आगे भी ले जाना है, लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड अप करना है, लोगों को इनकम बढ़ाना है, तो ये प्रोविजन भी बजट में ही किए जाते हैं। नए नए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, नए नए उद्योग लगाए जाते हैं, बाहर के उद्योगों को यहाँ लगाने के लिए उत्साहित किया जाता है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए हमारे देश में, प्रोडक्शन हो, लोगों को रोजगार मिले और इनकम बढ़े। तो ये सारी चीजें कहाँ से होंगी? बजट से। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, जहाँ लेबर सस्ता मिलेगा, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जल्दी मिल जाए, जहाँ बेसिक फैसिलिटी हो, तो वहाँ क्या होता है, उद्योग है या इंडस्ट्री है वो कुछ ही क्षेत्र में कंसंट्रेट होके रह जाती है। उस क्षेत्र में तो लेबर मिलता नहीं है, उसमें लेबर प्राइस बहुत बढ़ जाता है, और देश के दूसरे ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ हार्ड स्टेशन है, जहाँ कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता, तो वहाँ क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे इंडिया के हिली प्लेस है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ क्या है? हार्ड है थोड़ा सा, कोई उद्योग लगाना नहीं चाहता, तो वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देके उद्योगों के स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के, ताकि वहाँ जाके लोग इन्वेस्ट करें और उस सेक्टर को भी, उस एरिया को भी डेवलप कर सके और वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिल सके। तो बजट में ऐसे प्रोविजन भी किए जाते हैं ताकि रीजनल इनइक्वालिटीज को भी कम किया जा सके। ऐसे सेक्टर्स को ज़्यादा, ऐसे एरिया में जहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है वहाँ सब्सिडी देके, इलेक्ट्रिसिटी में सस्ती देके या बेसिक फैसिलिटीज फ्री में देके उद्योग लगाने के लिए उत्साहित किया जाता है, और जहाँ उद्योग ज़्यादा कंसंट्रेट हो रहे हैं वहाँ कई तरह के बैरियर लगाए जाते हैं बजट में। तो ये था आज का ये जो है हमारा टॉपिक था गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, प्राइस कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करना, बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। या कोरोना काल में, अभी इस साल कोरोना बजट भी रखा गया है, या ऐसे कोई भी नई चैलेंज आ जाता है कंट्री के सामने तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इसके अलावा भी कुछ गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, नए नए चैलेंज के अकॉर्डिंग नए नए ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह ये गवर्नमेंट बजट के आप 6 पॉइंट मत मानिए कि 6 ही हैं, आप अपने हिसाब से भी कोई नया पॉइंट देख सकते हैं जिसको आपको लगता है कि ये भी गवर्नमेंट बजट में डिस्कस किया जाना चाहिए या डिस्कस होता है। तो आप कमेंट के जरिए भी मुझे अपडेट कर सकते हैं कि सर इसको भी शामिल किया जाए, तो ये भी एक गवर्नमेंट बजट का ही पार्ट है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अच्छे से इसको वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।